नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल और आपका स्वागत है डॉक्टर साहब के नए एपिसोड में। डॉक्टर साहब की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात तमाम डॉक्टरों से कराते हैं, तमाम रोगों के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे उन रोगों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल में डॉक्टर सुनील पवार से मिलने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे व्यूज़ जानने के लिए आप आए, और आपका न्यूज़ चैनल FBN उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार बड़ी बारीकी से वो करनाल क्षेत्र की न्यूज़ को अपडेट करने का काम करता है। सर, आज हम स्टमक इन्फेक्शन को लेकर बात करेंगे क्योंकि बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है। हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। स्टमक इन्फेक्शन होता क्या है और क्यों होता है? देखिए रचना जी, इन्फेक्शंस को समझने के लिए जो साधारण भाषा अगर उसमें कहें तो जो चीज़ें हमारे पर्यावरण के अंदर हैं, जिन चीज़ों को हम खाते हैं, जिन चीज़ों को पीते हैं, उन्हीं चीज़ों के मार्फत हमारे शरीर के अंदर कुछ कीटाणु या गलत चीज़ें पहुंच के वो इन्फेक्शन करने का कार्य करते हैं। आज स्टमक इन्फेक्शन से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा पूरा शरीर है वो पंचभौतिक शरीर है। इसके अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यानी आकाश भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, पृथ्वी है, और इन्हीं तत्वों से बन के पूरे शरीर का निर्माण होता है। और इसी तरीके से जो हमारा आहार है, जो हमारा भोजन है, वो भी 5 प्रकार के तत्वों से मिलके बनता है। अब बात रहती है रोगों से लड़ने की, कि जो आहार हमने खाया, जो जल हमने पिया, शरीर के अंदर जाके अगर उसमें कोई हानिकारक तत्व हैं तो हमारे शरीर के अंदर, हमारी आंत के अंदर विकार पैदा करते हैं। भोजन के पाचन के बाद अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती हैं, जिसमें पहले रस का निर्माण होता है, फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और अंत में जिस चीज़ को हम मानते हैं वो हमारा ओज है, और जिसको हम मॉडर्न साइंस के अंदर इम्यूनिटी के रूप में देखते हैं। तो जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो हमारे आहार के पाचन के बाद और अलग अलग प्रकार के जो उसके गुण हैं उनके बाद वो इम्यूनिटी का निर्माण करता है। तो आज अलग अलग प्रकार की आंत से संबंधित बीमारियां वो छोटे बच्चों से लेके हमारे युवाओं और बुजुर्गों के अंदर मिलती हैं। आमतौर पे छोटे बच्चों के अंदर जो कीड़े पेट के अंदर होते हैं, इकोलाई या फिर जायडियासिस वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो आमतौर पे छोटे बच्चों में पाई जाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि 6 महीने तक बच्चा वो माँ के दूध पे रहता है। उसके बाद जब बाहर की चीज़ें उसको देते हैं तो दूषित कोई भी तत्व उसके पेट में जाएगा तो प्रॉपर पाचन नहीं कर पाएगा, और कीड़े अलग अलग प्रकार के वो उसके पेट में घर बना लेंगे। और धीरे धीरे आपने देखा है कि बच्चों में आमतौर पे कभी लूज मोशन, कभी उसको वोमिटिंग, कभी फीवर, तो इस तरीके का जो चीज़ें हैं, और बच्चा अनएक्सप्लेन्ड क्राई जिसको बोलते हैं, जिसमें पता नहीं चलता बच्चा रो क्यों रहा है, पेट उसका फूल जाता है, तो वो पेट के इन्फेक्शंस के कारण है। आज युवाओं के अंदर अलग अलग प्रकार के आहार और विहार के अंदर चेंजेस के कारण आमतौर पे 2 प्रकार की बीमारियाँ, जिसमें हाइपर एसिडिटी है, जिसमें लगातार तेज़ाब बनने की शिकायत आमतौर पे साथी करते हैं, और दूसरी है पेट में गैस का निर्माण, जिसमें ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जाता है। इन दोनों विषयों में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। कन्फ्यूज़न ये है कि जब तेज़ाब बनता है हम उसको भी बोलते हैं गैस बनी है, और पेट के अंदर जब वायु प्रदूषित होती है, जो अपान वायु होती है भोजन के पाचन के बाद, तो उसको भी हम बोलते हैं कि हमें गैस बनी है। तो आम तौर पे जब भोजन हमारी जिह्वा से लेके पेट में जाता है तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण जो शुरू होता है। HCl वो भोजन को बड़ी बारीकी से क्लेद बनाता है, उसको तोड़ देता है, और उसके बाद फिर उसके पाचन की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। जब भोजन पेट में जाता है तो बड़ी आंत के अंदर पानी का शोषण होता है, और पानी अवशोषित होके जो सार रूप भोजन का है उसका भी अवशोषण होता है, और जो वेस्ट है, जो मल भाग है, वो हमारी बड़ी आंत के अंदर पड़ा रहता है। अगर मल शरीर से जितनी जल्दी बाहर निकलेंगे बीमारियां उतनी कम रहेगी।
अगर किसी साथी को कब्ज़ की बीमारी रहती है और लगातार बिना पाचन के वो ओवर डाइट करता रहता है, कुछ न कुछ खाता रहता है, तो वो गैस बनने के चांसेस बार बार रहते हैं। तो हमें अपने भोजन के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमें सबसे पहले फाइबर्स वो हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। फाइबर्स कैटलिस्ट का काम करते हैं। अगर फाइबर हमारे भोजन में नहीं होंगे तो प्रॉपर तरीके से, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चाहे हम प्रोटीन खाते हैं, चाहे फैट खाते हैं, इन सभी चीज़ों का जो पाचन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। और पाचन के बाद, सार भाग के अवशोषण के बाद जो हमारा मल भाग पड़ा रहता है उसका हमारी आँख से बाहर जाना वो संभव नहीं हो पाता, जो कि कब्ज़ के रूप में आमतौर पे साथी बोलते हैं। और कुछ साथी ये भी बोलते हैं कि हमें गैस बनी और सिर में दर्द हुआ। तो ये भी चीज़ है कि वायु का ये गुण है, प्रवाह करता है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से आप देखोगे तो जो अपान वायु है वो हमारी आँख के अंदर बन के ऊपर की ऊर्ध्वगमन ऊपर की तरफ जाती है और निश्चित तौर पे ब्लोटिंग के साथ साथ हमारे सिर में चक्कर आना, मिचली होना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो मैं तमाम साथियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपने जीवन शैली को सुखद बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दवाई उतनी ज़रूरी नहीं है। दवाई से पहले हमारा खान पान क्या है, हमारा विहार क्या है, रहन सहन क्या है, इस चीज़ से हमारा पूरा शरीर जो है निर्भर करता है। आज अगर हम अपने आहार के अंदर बहुत तेज़ मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा तेल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित तौर पे तेज़ाब बनना और गैस बनने की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। और इसी तरीके से जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जो लोग दूसरे प्रकार के नशे का सेवन करते हैं, तो वो हमारे लीवर के ऊपर असर डाल के फैट के पाचन को प्रभावित करते हैं। उससे बदहजमी के साथ गैस, तेज़ाब दोनों शरीर के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। विहार, आज हमारा सोने का कोई समय नहीं, काम के अंदर इतने व्यस्त हैं कि काफ़ी लोग अपने फ़ोन में लगे रहेंगे, वो 1 बजे तक 2 बजे तक जागते हैं। और आयुर्वेद के अंदर ये विधान है कि हमें सोने की चर्या का भी पालन करना चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद वो कंपलसरी है। अगर हम 6 से 8 घंटे पूर्ण रूप से नींद नहीं लेते तो भी हमें तेज़ाब और गैस की समस्याएं वो पनपनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम पूरे दिन शिथिल रहते हैं, भोजन कर लिया, भोजन के बाद हम सो गए, सुबह का भोजन किया, काम पे लग गए, रात का भोजन किया, बेड पे लेट गए, तो इस तरीके की अगर चर्या हम अपने जीवन के अंदर लागू करेंगे तो निश्चित तौर पे वो पाचन सही प्रकार से ना होके जो सार भाग बनना चाहिए था उसकी बजाय अवशिष्ट भाग वो गलत बनता है। यानी जो सही तत्व निर्माण बॉडी में होने चाहिए थे उनका निर्माण नहीं हो पाता और पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने आहार की बात की है तो फूड कॉम्बिनेशन को भी लेकर सवाल उठते हैं। कई बार हमने भी सुना है लोगों को कहते हुए अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो उसके साथ दही का सेवन नहीं लेना चाहिए, और अगर हम कोई चीज़ डेयरी ले रहे हैं हमें उसके साथ नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो बहुत नॉर्मली लोगों का ब्रेकफास्ट होता है चाय के साथ परांठे खा लिए, नमक वाले परांठे खा लिए, तो वो क्या सही है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और रसों के बारे में वो हम सबको जानकारी होनी चाहिए। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के जो रस बनते हैं या जिन रसों का सेवन हम करते हैं अपने भोजन में, वो हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और सभी 6 प्रकार के जो रस हैं उन रसों का अपना अपना एक दूसरे के साथ तालमेल है। और बहुत सारे रस अगर एक दूसरे के साथ दिए जाते हैं तो वो विरोधी चीज़ें शरीर के अंदर प्रकट करते हैं। आज भोजन के अंदर दही और ताज़ा लस्सी अगर सुबह के समय पे हम इस्तेमाल करते हैं तो वो अमृत के समान काम करती है। अगर सायंकाल में इन चीज़ों को लेते हैं तो वो कफ शरीर का बढ़ाती हैं और अलग अलग प्रकार की बीमारियां वो पैदा करती हैं। अगर शाम को कोई लोग दही के आदी हैं, अगर मूंग दाल का सेवन उसके साथ करते हैं तो उस दही की कटुता का असर जो है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार से नॉनवेज की जो आपने बात की, अगर मछली के साथ दूध का सेवन करेंगे तो आपने देखा है जो सफ़ेद सफ़ेद शरीर के ऊपर जिसको ल्यूकोडर्मा विटिलिगो बोलते हैं, तो
स्किन के ऊपर वो सफ़ेद दाग हो जाते हैं। तो वो बीमारी वो मछली और दूध के विरोधी सेवन अगर इकट्ठा करते हैं तो उससे उत्पन्न होती है। इसी तरीके से बहुत सारे और भोजन हैं जिनको कभी भी इकट्ठा सेवन नहीं करना चाहिए। आप लोग, मैंने देखा है बहुत सारे हमारे मित्र जो नॉनवेज के शौकीन हैं, वो दही डाल के वो नॉनवेज बनाने का काम करते हैं, जो कि बिल्कुल विरोधी है। उनके शरीर के अंदर वो सही चीज़ों के निर्माण करने की बजाय वो विकार पैदा करेगी। तो हमें आहार विहार के अंदर इन चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रख के तभी खाना चाहिए कि ये चीज़ें विरोधी ना हो। दूध में नमक डाल के आपको नहीं लेना चाहिए। तो कोई भी दूध से बनी चीज़ के बाद अगर वो गर्म है तो आपको ऊपर से खट्टा नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके का, हम शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पे हम आम तौर पे क्या करते हैं कि एक आइटम हमने खाई, उसके बाद दूसरी का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये जाने बिना दूसरी चीज़ का हम सेवन करते हैं, जो कि हमारे शरीर में विकारों की उत्पत्ति करते हैं। सर, गैस प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो गैस प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और इसको अवॉइड कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल है कि बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया हमारा खान पान वो इस तरीके का हो जो मौसम के हिसाब से हो। अगर शरद ऋतु आती है तो हमें क्या सेवन करना है, वर्षा ऋतु है तो हमें तेल का सेवन करना है, सुबह के समय हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ग्रिष्ट चीज़ें वो दोपहर को खाएं, भारी जो चीज़ें हैं रात को हमें हल्का भोजन लेना चाहिए, और सोने से कम 2 घंटे पहले वो हमें भोजन कर लेना चाहिए। और कभी भी खाना खा के रात को तुरंत बेड पे सोने के लिए ना जाएं। और विरोधी जो चीज़ें खान पान है उनका परहेज़ करें, तेज़ मिर्च मसालों का इस्तेमाल ना करें। और जो मेरे भाई 40 वर्ष से ऊपर के हैं उनके लिए मैं स्पेशल तौर पे हिदायत देना चाहूँगा कि जीभ के ऊपर कंट्रोल रखें। अगर जिह्वा के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पे गैस तेजाब की दिक्कतें जो हमारे खान पान से हमारी बॉडी के अंदर आती हैं तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम समय पे सोएंगे नहीं, समय पे उठेंगे नहीं, तो उस आचरण की बदौलत भी वो गैस और तेजाब की जो दिक्कतें हैं वो लगातार हमारे शरीर के अंदर घर करके रखेंगे। सर, लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे इन चीज़ों से बचाव किया जाए? क्या एक्सरसाइज इन चीज़ों से हमें बचा सकती है? कहते सुबह सैर करनी चाहिए तो आपका जो पेट है वो साफ़ रहता है। देखिए, खान पान के बाद जो विहार की मैं बात करता हूँ, उस विहार में वो सारी चीज़ें आती हैं जो प्रातःकाल उठने से लेके और रात्रिकाल सोने के लिए जाने से पहले एक इंसान करता है। इसमें सबसे पहले सुबह शौच के लिए जाना, हमारा पेट मलमुक्त हुआ कि नहीं हुआ उस चीज़ का ध्यान रखना, और उसके बाद व्यायाम करना। शरीर के अंदर अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर ऊर्जावान नहीं होगा, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी मसल्स वो प्रॉपर तरीके से पूरे दिन की क्रियाओं को झेल नहीं पाएगी, जिसके कारण आज व्यस्तता के कारण आप देखते हैं कि डिप्रेशन की बीमारी जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर अपनी दिनचर्या में व्यायाम को हम लेते हैं और सही खान पान को लेते हैं तो निश्चित तौर पे जो स्ट्रेस है वो भी हमारे शरीर से कम रहेगा, हमारे दिमाग से कम रहेगा। स्ट्रेस कम रहेगा, तेज़ाब और गैस की प्रॉब्लम भी कम रहेगी और हमारा जीवन जो है वो ज़्यादा सुखद बन पाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो बिल्कुल आज हमने जाना कि हमें किन आहार का सेवन करना चाहिए जिससे हम हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपना खान पीन ही सही कर लें, अगर हम अपनी डाइट को ही सही कर लें तो आधी से ज़्यादा बीमारियां जो है ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। उसके ऊपर अगर हम एक्सरसाइज करते रहें, रूटीन में अपने आप को समय दें तो उससे जो है इन बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सेशन आपको क्या लगा? और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।